जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ की। देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या है। जैसे अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ा। जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस टाइप से, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। अगर इस सर्किट में कोई एक सिंगल एनर्जी सोर्स लगा हो तब तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे। हम क्या करते थे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को फॉलो करते हुए इसके टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करते थे। टोटल रेजिस्टेंस से हम ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस या वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस को यूज करके हम इसका करंट फाइंड कर लेते थे। बट अगर हम इसी सर्किट में मोर देन वन सेल, मान लीजिए एक सेल हम यहाँ पर इस टाइप से और यूज कर रहे हैं, अगर किसी सर्किट में अलग अलग आर्म्स पर मोर देन वन सेल अगर यूज हो जाते हैं तो अब इस सर्किट को सिंपल सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशंस के जो लॉ होते हैं उनको यूज करके सॉल्व करना संभव नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ अलग लॉज, कुछ अलग रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और वो जो लॉज या वो रूल्स जो होते हैं उन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं किरचॉफ्स रूल्स या किरचॉफ्स लॉ। बेसिकली किरचॉफ्स लॉ है क्या, किरचॉफ्स लॉ किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की, तो देखिए देयर आर टू लॉज। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड केसीएल एंड सेकंड लॉ दैट इज कॉल्ड केवीएल। अब देखिए फर्स्ट लॉ केसीएल, केसीएल का मतलब है, इसको बोला जाता है करंट लॉ। इट इज कॉल्ड करंट लॉ। क्लियर। करंट लॉ के अलावा अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल, ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे ही आपका सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ की जब हम बात करते हैं, सेकंड लॉ इज कॉल्ड रूप रूल, दैट इज आल्सो कॉल्ड केवीएल। केवीएल का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब देखिए ये लॉज हम समझते हैं कि ये लॉज होते क्या हैं। सपोज आप किसी सर्किट में बात करते हो और किसी सर्किट का कोई आपने एक जंक्शन पॉइंट ले लिया इस टाइप से, और जंक्शन पॉइंट पे मान लीजिए इस टाइप से साइड्स हैं। ये जो साइड है इसमें करंट I1 आ रहा है इधर से, और यहाँ पर जंक्शन से डिवाइड हो जाता है, मान लीजिए इधर I2 चला जाता है और इस साइड में I3 चला जाता है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, या जिसको हम फर्स्ट लॉ बोल रहे हैं, फर्स्ट लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ द नेट इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट। यानी कि इस जंक्शन की अगर बात करी जाए तो इस जंक्शन पर जितना करंट आ रहा है टोटल, उतना ही टोटल करंट इस जंक्शन से जाएगा। सिंपली वी कैन से द नेट इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट, और we can also say the algebraic sum of current at this junction must be 0। सिंपली किसी भी जंक्शन की अगर आप बात करते हो तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट, और वी कैन से द नेट करंट या algebraic sum of current at any junction is always 0। अब algebraic sum of current at any junction is always 0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर जरा ये देखिए ध्यान से कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टोटल आउटगोइंग करंट। अगर हम इस गिवन डायग्राम के लिए बात करें तो देखिए गिवन डायग्राम के लिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इनकमिंग क्या है I1 इज इक्वल, आउटगोइंग दो है आपके पास I2 प्लस I3, और मान लीजिए यहाँ पर एक इनकमिंग और होता इस टाइप से, एक और इनकमिंग करंट होता, मान लीजिए ये आपका I4 होता, तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है, तो ये इक्वेशन हो जाती है आपकी I4 प्लस I1 इज इक्वल I2 प्लस I3। कहने का मतलब केवल ये है कि किसी भी जंक्शन पर जब आप बात करते हो तो टोटल इनकमिंग करंट हमेशा टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। और ये क्यों होता है उसकी भी एक लॉजिक समझ लीजिए। करंट क्या है, करंट इज बेसिकली द चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब जब आप फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे हो तो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए जब आप बात करते हो तो जितना चार्ज फ्लो होता हुआ आएगा उतना ही चार्ज फ्लो होके यहां से जाएगा। एक सिंपल सा रीजन है, एक सिंपल सा लॉजिक है कि जितना फ्लो होके आया उतना ही चार्ज फ्लो होके इधर से चला जाएगा। क्लियर। तो ये अगर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका गिवन रूल है
that is also based on the conservation of charge. फर्स्ट लॉ जो है वो किस पर बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है. क्लियर? सिंपली अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, at any junction point of the circuit, the net incoming current is always equal to the net outgoing current, or we can say the algebraic sum of current at any junction is always zero. जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा. क्यों? अब देखिए जीरो क्यों हो गया? एल्जेब्रिक सम. क्योंकि एल्जेब्रिक सम की जब हम बात करते हैं तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिया जाता है, आउटगोइंग करंट को निगेटिव लिया जाता है. तो जितना आया उतना ही चला गया, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स इक्वल हो गए तो टोटल कितना हो जाएगा? जीरो. इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट दिस जंक्शन इज ऑलवेज जीरो. क्लियर? अब बात करें अगर सेकंड लॉ की, तो देखिए सेकंड लॉ क्या है. सेकंड लॉ इज कॉल्ड द लूप रूल, दैट इज आल्सो कॉल्ड द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अब वोल्टेज की अगर आप बात करते हो, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल या फिर ईएमएफ आप इसमें रिलेट करोगे, तो पोटेंशियल या फिर ईएमएफ होता क्या है? इट इज द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो ये क्या है? वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज के अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो आपने पढ़ रखा है W अपॉन क्यू नॉट. और W अपॉन क्यू नॉट की अगर आप बात करते हो, W मतलब वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका लॉ है, ये लॉ आपका एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर वर्क करता है. किस पर वर्क करता है? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर. जैसे फर्स्ट लॉ आपका वर्क करता था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, वैसे ही सेकंड लॉ वर्क करता है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर. अब देखिए ये लॉ है क्या. मान लीजिए आपने कोई भी सर्किट लिया इस टाइप से, और इस सर्किट में आपने ये एक सेल, इसका ईएमएफ E1, ये रेजिस्टेंस R1, इसी में आपने एक सेल इधर लगा दिया इस टाइप से. क्लियर? ये रेजिस्टेंस R2, इसका ईएमएफ E2. ये एक आपका क्लोज्ड लूप बन रहा है. पहली बात तो ये जो लूप होगा, ये जो रूल होगा, ये केवल क्लोज्ड लूप. क्लोज्ड लूप का मतलब है क्लोज्ड सर्किट के लिए वर्क करेगा. जैसे हमने ये क्लोज्ड सर्किट ले लिया, एक क्लोज्ड लूप ले लिया. इस क्लोज्ड लूप की अगर हम बात करें, देन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, the algebraic sum of EMF in any closed loop is always equal to the algebraic sum of voltage drop across the resistors. यानी कि उस लूप में जो टोटल EMF होता है वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होता है. अब वोल्टेज ड्रॉप वर्ड क्यों हमने यूज किया है? क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस है, जब इन रेजिस्टेंसेस में करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने पे क्या होगा? जो वोल्टेज है वो लॉस होगा. इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? वोल्टेज ड्रॉप बोल रहे हैं. तो क्या होगा? नेट ईएमएफ हमेशा नेट वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगा. या अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर्स इज ऑलवेज जीरो. क्लियर? दिस इज कॉल्ड द किरचॉफ्स सेकंड लॉ. और देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ आपका एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जितना ईएमएफ आप दोगे उतना ही वोल्टेज के अगेंस्ट जो ड्रॉप होगा, या वोल्टेज के अगेंस्ट जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप में खर्च हो जाएगा आपका. सिंपली द टोटल वोल्टेज ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स. अब बात ये आती है कि जब हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो सेकंड लॉ में जो सेल हैं उनका जो ईएमएफ है E1 E2, या जो इसमें करंट पास हो रहे होंगे I1 I2, वो पॉजिटिव निगेटिव कैसे लिए जाएंगे. क्लियर? तो अब एक बात समझिए कि जब आप किसी क्लोज लूप की बात करते हो तो सबसे पहले सेकंड लॉ को अप्लाई करने से पहले आप उसमें एक करंट का रोटेशन एज्यूम करते हो. आप एक रोटेशन एज्यूम कर लोगे और पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जो रोटेशन होगा वो क्या होगा? लार्जर ईएमएफ वाले सेल से. मान लीजिए इसका ईएमएफ ज्यादा है तो हम रोटेशन इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि करंट ऐसा जाएगा, ऐसा फ्लो होता हुआ आएगा. क्लियर? सबसे पहले हम रोटेशन एज्यूम करते हैं. रोटेशन एज्यूम करने के बाद दो पॉइंट पे हमको ध्यान देना है. पहला पॉइंट ये कि अगर इफ ये जो आपका करंट है जो आपने रोटेशन लिया है, एज्यूम किया है, एज्यूम रोटेशन अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को ड्रॉ करता है
अगर करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ड्रॉ होता है अकॉर्डिंग टू द रोटेशन, देन जो ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर सेल के पॉजिटिव से करंट निकलेगा निगेटिव में जाएगा, यही ओरिजिनल सीक्वेंस है, तो ईएमएफ कैसा होगा? पॉजिटिव। सेकंड, अगर रोटेशन के अकॉर्डिंग ईएमएफ जो करंट है वो सेल के निगेटिव टर्मिनल से ड्रॉ होता है, निकलता है और पॉजिटिव में अंदर जाता है, यानी कि सेल उल्टा हो गया। तो अगर रोटेशन सेल के निगेटिव से स्टार्ट होता है पॉजिटिव पर जाता है तो ईएमएफ कैसा लिया जाएगा? निगेटिव। जैसे अभी इस डायग्राम में देखो कि ये रोटेशन पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, निगेटिव पर एंड हुआ, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। इसमें देखो पॉजिटिव पर एंड हो रहा है, निगेटिव से निकल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा ईएमएफ। क्लियर? तो ईएमएफ का पॉजिटिव निगेटिव हम यहां से फाइंड करते हैं। सेकंड अगर बात करी जाए तो क्या है? करंट। करंट अगर देखिए किसी भी लूप में, किसी भी रेजिस्टेंस में करंट रोटेशन के मैच कर जाता है, अगर रोटेशन और उस रेजिस्टेंस का करंट सेम डायरेक्शन में है देन करंट इज पॉजिटिव, एंड इफ द रोटेशन एंड द करंट इन द रेजिस्टेंस इज इन अपोजिट डायरेक्शन देन करंट नेगेटिव होगा। करंट और रोटेशन सेम है तो करंट पॉजिटिव, करंट और रोटेशन अगर अपोजिट हैं तो करंट नेगेटिव। इन कंडीशंस को याद रखते हुए अगर हम सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? केवल आपको ध्यान ये रखना है कि आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को यूज करके इक्वेशंस बनानी है। जब आप इक्वेशंस बना लोगे तो आप उन इक्वेशंस को यूज करके अननोन जो करंट होंगे रेजिस्टेंस में या अननोन पोटेंशियल्स जो होंगे आप उनको फाइंड कर सकते हो। क्लियर? समझ में आया? फिर से एक बार बता देते हैं। फर्स्ट लॉ मतलब एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट, एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ द नेट ईएमएफ in any closed loop is always equal to the net voltage drop across the resistors. Clear? अब इन्हीं रूल्स को यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए ये दिया है न्यूमेरिकल फर्स्ट। क्या है न्यूमेरिकल? यूज किरचॉफ्स रूल्स टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट्स I1, I2 एंड I3 इन द सर्किट डायग्राम shown in figure below। इस सर्किट डायग्राम में I1, I2 और I3 की वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या है, I3 को इधर माना है, I2 इधर माना है और I1 इधर माना है। क्लियर? इसको अगर हम बात करें, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। क्लियर? हमने रोटेशंस ले लिए, मतलब कोडिंग कर दी इसकी। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में सिंपली हमको लूप पहले बनाने हैं। हम दो लूप बना लेते हैं। एक लूप मान लीजिए ये है, एक लूप ये है। क्लियर? सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि इसमें कहाँ फर्स्ट लॉ यूज हो रहा है। अब इसमें जरा करंट को देखिए, करंट यहां से ड्रॉ हुआ I3, इधर आया, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I2 इधर चला गया, I1 ऊपर चला गया। तो अगर हम यहां पे बात करें एट जंक्शन B, एट जंक्शन, कौन सा पॉइंट है? B। जंक्शन B पर देखो, जंक्शन B पर इनकमिंग करंट कौन सा है? I3, दैट इज इक्वल I1 प्लस I2। ये हमको मिल गया। ये हमको कैसे मिला है? ब्रैकेट में हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू KCL, इट इज इक्वेशन नंबर 1, नोट कर सकते हैं। तो जंक्शन B पर अगर हमने KCL अप्लाई किया तो KCL अप्लाई करने पे I3 इज इक्वल I2 प्लस I1 हमको मिला। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे लूप की। तो अगर हम लूप की बात करें तो हम यहीं पे आएंगे इन लूप 1। ठीक है? अब लूप 1 में देखिए, लूप 1 आपने कौन सा लिया हुआ है? ऊपर वाला लिया हुआ है। ठीक, इस लूप में आप देखो कितना है, इस लूप में हम अप्लाई करेंगे क्या? KVL। KVL अगर हम अप्लाई करते हैं तो KVL का फॉर्मूला क्या है? समेशन E इज इक्वल समेशन ऑफ IR। तो पहले तो करेंगे रोटेशन को डिफाइन, देखते हैं रोटेशन क्या है। अब देखिए रोटेशन आपने लिया, इसमें रोटेशन मान लीजिए ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग ले लिया ऐसा।
क्लियर, इधर से घूम के ऐसा, ये रोटेशन हमने ले लिया इसका। अब ध्यान से देखो रोटेशन ये है इधर की तरफ, ठीक। 2 वोल्ट वाले सेल के लिए देखिए करंट पॉजिटिव से निकला तो 2 वोल्ट का ईएमएफ तो पॉजिटिव हो गया। जब ईएमएफ पॉजिटिव हो गया तो ये क्या होगा 2। 1 वोल्ट वाले में देखिए करंट किधर से, निगेटिव से निकलेगा, पॉजिटिव में एंटर करेगा, तो ये सेल उल्टा देखो, ये कहाँ है, पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, कहां से निकलेगा, निगेटिव से। जब ये निगेटिव से निकला तो इसका करंट क्या हो गया, -1 इज इक्वल। अब देखो कितने रेजिस्टेंस हैं इस लूप में, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। ऊपर वाले रेजिस्टेंस में करंट है I1, नीचे वाले में करंट I2। तो अब I1 I2 की पोलरिटी देखते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। I1 देखो रोटेशन हमारा बैकवर्ड है, I1 फॉरवर्ड जा रहा है, I1 आगे जा रहा है, रोटेशन किधर आ रहा है, पीछे। तो I1 रोटेशन के अपोजिट है, दैट मींस I1 कैसा हो गया, निगेटिव। तो ये कितना होगा, -I1 इंटू कितने में है, 4 ओम में है, क्लियर, प्लस I2 फॉरवर्ड है, रोटेशन भी फॉरवर्ड जा रहा है इस साइड के लिए, ये घूम के आगे जाएगा, तो ये क्या होगा, I2 पॉजिटिव हो जाएगा, कितने ओम में है, 3 ओम में, तो ये हो गया आपका I2 इंटू 3। इक्वेशन हम इसकी बनाते हैं, तो इसकी इक्वेशन बनती है आपकी 4I1 हम इधर लेके आएंगे, 4I1 माइनस 3I2, या हम जैसा है हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं 2 - 1, ये हो गया आपका 1 इज इक्वल -4I1 प्लस 3I2, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब देखिए लूप 1 सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं लूप 2 की। इन लूप 2, अब बेटा लूप 2 में देखो, लूप 2 में भी हम वही करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल लगाएंगे। केवीएल मतलब समेशन E इज इक्वल समेशन IR, क्लियर। अब देखो लूप 2 का रोटेशन जरा देखते हैं कि लूप 2 का रोटेशन कैसा होगा। अब इसका रोटेशन देखो, इसमें भी 2 सेल है, एक सेल कितना है 4 वोल्ट का, एक सेल है 1 वोल्ट का। हम 4 वोल्ट के अकॉर्डिंग रोटेशन इसका ले लेते हैं। इसका हम रोटेशन लेंगे तो ये क्या आएगा, इधर से इधर जाना चाहिए और इधर से इधर आना चाहिए, क्लियर। अब देखो 4 वोल्ट के पॉजिटिव से करंट निकला है और 1 वोल्ट के निगेटिव से निकला है, तो 4 वोल्ट पॉजिटिव हो गया क्योंकि पॉजिटिव से करंट निकला है, 1 वोल्ट के निगेटिव से निकला है तो 1 वोल्ट निगेटिव हो गया। इन दिस वे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट पॉजिटिव है और 1 वोल्ट निगेटिव है, तो 4 - 1 इज इक्वल। अब देखो इसमें 3 ओम में करंट कितना है I2, देखो रोटेशन भी आगे करंट भी आगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये हो गया आपका I2 इंटू 3 प्लस। अब देखो 2 ओम में क्या है, 2 ओम में I3 है, 2 ओम में I3 है। अब 2 ओम में जब आपका I3 है तो अगर हम इसकी बात करें तो I3 किधर है, पीछे, रोटेशन भी पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये हो गया I3 इंटू 2, क्लियर। हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल 3I2 प्लस 2। I3 की वैल्यू यहां से देखो कितनी थी, I1 प्लस I2। I3 की वैल्यू हम यहां से रखते हैं I1 प्लस I2, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल 3I2 और 2I2, ये हो जाएगा आपका टोटल बचेगा ये आपका 2I1 प्लस 5I2, इक्वेशन नंबर 2। 3I2 ये था, 2I2 ये हो जाएगा, तो 5I2 प्लस 2I1। I1 को पहले ले लिया। अब जरा देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन दोनों को देखो। हम करते क्या हैं, अब हमको जो सॉल्यूशन करना है, हम इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 2 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे, ये देखो माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 3 इज
multiplied by 2 and add with इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और किसके साथ ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 2 में। करिए मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आएगा, 4i1 प्लस 10i2 इज इक्वल 6 हो गया। इधर अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर क्या होगा, माइनस का था -4i1 प्लस 3i2 इज इक्वल 1। करिए ऐड, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 13i2 इज इक्वल 7, यानी कि i2 इज इक्वल 7/13 एम्पियर। क्लियर। इक्वेशंस को सॉल्व किया, i2 कितना आ गया, 7/13 एम्पियर। अब हमारे पास बचा है i1 और i3। अब i1 को सॉल्व करने के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लीजिए। कौन सी वाली, सेकंड वाली। सेकंड वाली इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं, या आप थर्ड वाली यूज कर लो, जो भी आप करना चाहो, सेकंड वाली या फिर थर्ड वाली, इन दोनों में से। देखिए आपका क्या आया है, i2 आया है 7/13। ठीक है, हम इक्वेशन यूज करते हैं 2। इक्वेशन 2 क्या है, ये दी है। इक्वेशन 2 आपको दी गई है -4i1 प्लस 3i2 इज इक्वल 1। 4i1 3i2 इज इक्वल 1। 1 इज इक्वल -4i1 प्लस 3i2। -4i1 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4i1 इज इक्वल 1 उधर जाएगा, देखो 3। i2 की वैल्यू कितनी है, 7/13 -1। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 4i1 इज इक्वल, सॉल्व आपको करोगे इसको, 21/13 -1। 4i1 इज इक्वल 21 -13/13, एलसीएम 13 आया। ये आपका कितना हो जाएगा, 4i1 इज इक्वल 8/13। 4 से कैंसिल करो 2, कितना आया, i1 इज इक्वल 2/13 एम्पियर। तो सेकंड आपका जो आंसर आ गया वो आया आपका 2/13 एम्पियर। एक आया आपका 7/13, दूसरा आया आपका 2/13। क्लियर। अब अगर हम इसी को सॉल्व कर लें और इसी को यूज करके हम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, i1 फाइंड कर सकते, i3 फाइंड कर सकते हैं। i3 इज इक्वल क्या था, i1 प्लस i2, 2/13 प्लस 7/13, दैट मीन्स i3 इज इक्वल 9/13 एम्पियर। क्लियर, 9/13 एम्पियर। ओके, तो देखिए इस टाइप से हम एक एक करके लॉज को यूज करके इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, और इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें इक्वेशंस बनानी है, और इक्वेशन बनाते टाइम हम करंट के रोटेशन का ध्यान रखेंगे कि करंट का रोटेशन क्या रहेगा, वो हमको फॉलो करना है। हमने इसमें रोटेशन को फॉलो करते हुए सारे पॉजिटिव और निगेटिव साइंस लेके इसके बाद इक्वेशंस क्रिएट करी हैं। इक्वेशंस क्रिएट करने के बाद आप उनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये दिया है, यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इन द सर्किट डायग्राम एज शोन इन द फिगर। अब देखो बी और डी के बीच आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच, और आपको मालूम है VD इज इक्वल क्या होगा, I इंटू R।
यानी कि हमको इसमें करंट मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस तो हमको इसका मालूम है कितना है 2 ओम। करंट हमको फाइंड करना है किरचॉफ्स रूल्स यूज करके, किरचॉफ्स लॉ यूज करके। अब देखो किरचॉफ्स लॉ यूज करके इसमें देखिए आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दी है, आप करंट की एक डायरेक्शन मान लीजिए। करंट की आप क्या डायरेक्शन मानते हैं वो देखिए कि ये मान लीजिए आपका दिया है, हम क्या करते हैं ये 2 वोल्ट है, हमने यहाँ से करंट ऐसा किया कि करंट इधर से निकल रहा है, ये हो गया आपका करंट I1, ये घूमता हुआ इधर आएगा और इधर से, ठीक है, और इधर हम बात करते हैं ये 3 है, हमको इस 3 में करंट चाहिए। हम इस 3 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर, पहले हम 3 के हिसाब से ले लेते हैं करंट, हम 3 के हिसाब से करंट ले लेते हैं, 3 वोल्ट वाले के हिसाब से। हम यहाँ से मान लेते हैं कि करंट इधर आएगा, ये हो गया आपका I1, क्लियर, करंट इसमें जाएगा, ये हो गया आपका I2, और यही करंट जब आया इधर से ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ करंट चला गया इधर, कितना I3, क्लियर, I1 I2 I3। अब अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो हमने ये करंट लिया हुआ है 3 वोल्ट वाले सेल के हिसाब से, तो अगर हम बात करें एट जंक्शन, जंक्शन हमारा कहाँ पे बन रहा है डी पर, एट जंक्शन डी, ठीक है, आप जंक्शन डी पे क्या लगाओगे KCL, अकॉर्डिंग टू KCL। अकॉर्डिंग टू KCL बात करी जाए तो इक्वेशन क्या आएगी, I1 इज इक्वल I2 प्लस I3। अब इस सर्किट में अगर हमको पोटेंशियल चाहिए तो हमको कौन सी करंट चाहिए होगी, I2 चाहिए होगी, जो B और D के बीच पोटेंशियल के लिए। फोकस हमारा रहेगा I2 पर। अब I2 को फाइंड करने के लिए देखिए कितने लूप बन रहे हैं, फिर से वही बात, 2 लूप बन रहे हैं, एक लूप बन रहा है ये, एक लूप बन रहा है ये, ठीक है, एक लूप आपका ये बन रहा है, एक लूप आपका ये बन रहा है। लूप में रोटेशन ले लीजिए, रोटेशन के लिए मान लीजिए ये है, हम ये बात करते हैं कि करंट ऐसा आया ऐसा गया होगा, ऐसा आया होगा ऐसा गया होगा, क्लियर, इधर से आके इधर से, ठीक। आगे बात करते हैं, इसमें देखिए, इसमें हम रोटेशन लेते हैं तो रोटेशन हम इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि इधर से करंट आएगा ऐसा और इधर से करंट घूम के ऐसा जाएगा, क्लियर। आपने रोटेशन डिफाइन कर लिए, आप एक एक लूप करके सॉल्व करते हो। पहले आप लेते हो लूप 1, लगाइए, KVL लगाइए, KVL लगाओगे तो KVL का फॉर्मूला क्या है, टोटल EMF इज इक्वल टोटल वोल्टेज ड्रॉप। अब जरा ध्यान से देखो, ये नेगेटिव से करंट निकल रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कहाँ एंटर कर रहा है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव से निकल रहा है तो ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है दूसरा वाला, तो ये पॉजिटिव, ये आया आपका -3 + 1 इज इक्वल। अब जरा देखिए एक ही रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम, कितना करंट है इसमें I2, तो ये हो गया आपका I2 × 2, क्लियर, I2 × 2, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, ओके, I2 × 2। अब इसके अलावा देखो ये 3 ओम और ये 1 ओम, 2 इंटरनल रेजिस्टेंस और दे रखे हैं, तो I2 × 2, पहला तो ये देखो रोटेशन के सिमिलर है तो I2 पॉजिटिव हो गया 2। अब इसमें देखो रोटेशन भी आ गया, करंट भी आ गया, तो 3 ओम के साथ I1 भी पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लस 3I1 प्लस, अब यहां पर देखो करंट भी नीचे की तरफ है, I1 जो इसमें है वो किधर है, नीचे की तरफ है, और रोटेशन भी नीचे की तरफ है तो इसमें भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये आपका क्या हुआ, +1I1। आप सॉल्व करोगे ये आपका आएगा टोटल 4I1 + 2I2 इज इक्वल -3 + 1 यानी कि -2, ठीक है।
अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो 2i1 प्लस i2 इज इक्वल -1, इक्वेशन नंबर बन गई 1। इसी टाइप से आप बात करते हो लूप 2 में, इन लूप 2 में लगाइए केवीएल। केवीएल क्या होगा, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टोटल वोल्टेज ड्रॉप। करिए जरा, टोटल ईएमएफ देखो, इसके निगेटिव में करंट एंटर किया है, रोटेशन के हिसाब से देखो, रोटेशन से 2 वाले से करंट निकला है तो पॉजिटिव प्लस से निकला है, और 1 वाले के प्लस में एंटर किया है यानी कि निगेटिव से निकला होगा। इस सेल के निगेटिव से निकल रहा है तो ये सेल माइनस इज इक्वल। अब आगे देखो करंट, इस 2 ओम में देखो, 2 ओम में तो वही रहेगा I2 पॉजिटिव है, प्लस इस 1 ओम में देखो करंट ऊपर है, रोटेशन नीचे है, तो ये क्या हो गया माइनस I3 इंटू 1, और इसमें देखो इसमें करंट पीछे जा रहा है, रोटेशन आगे आ रहा है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस I3 इंटू 2। सॉल्व जब आप इसको करोगे तो ये क्या आएगा 2i2 इज इक्वल, सॉरी 2i2, और ये हो जाएगा -4, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, I3 इज इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब यहां पर देखो, अगर आप इक्वेशन 1 में I1 की वैल्यू रख लें, इक्वेशन 1 में I1 की वैल्यू रखते हैं, तो अगर हम यहां से बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी ये इक्वेशन आपको माननी थी 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, तो आप 1 और 2 की बात करते हैं। 1 में आप 2i1 की जगह क्या रखेंगे, I2 प्लस I3 रखेंगे। जब आप I2 प्लस I3 रखेंगे तो 2i2 प्लस I3 प्लस I2 इज इक्वल कितना हो जाएगा -1। इस हिसाब से आपने किया तो 2i2 और प्लस I2 ये कितना हो गया 3i2 प्लस 2i3 इज इक्वल -1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर देखिए, अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आपको I2 की वैल्यू चाहिए, मतलब I3 कैंसिल करने पड़ेंगे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको करना क्या है वो हम बता देते हैं नाउ। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 में 2 का मल्टीप्लाइड कर लिया और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया। क्लियर। अब यहां पर देखिए 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 का 4i2 माइनस 6i3 इज इक्वल 2। अब आप इसकी बात करते हो तो ये कितना हो जाएगा 9i2 प्लस 6i3 इज इक्वल -3। क्लियर। हमको माइनस नहीं करना है, हमको ऐड करना है इन दोनों को। तो अब यहाँ पर देखिए -6i3 प्लस 6i3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये क्या आएगा 13i2 इज इक्वल -1, यानी कि i2 इज इक्वल -1/13। क्लियर। I2 -1/13 आया है। -1/13 आने का लॉजिकल मतलब ये है कि जो आप इधर मान रहे थे ना करंट को, I2 इधर ना होकर किधर होगा, एक्चुअली में नीचे की तरफ आएगा, B से D की तरफ, बट डायग्राम में D से B की तरफ दिया गया था। क्लियर। तो उल्टा आएगा -1/13 एम्पियर। क्लियर। अब देखिए ये आपका आ गया, आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा नाउ, सॉरी आपको वोल्टेज फाइंड करना था, VAB इज इक्वल क्या होगा I2 इंटू R।
ए बी नहीं है, बी डी है, बी और डी के बीच फाइंड करना है। ठीक है, देखिए बी और डी के बीच रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, करंट था I2, वैल्यू आ गई 1/13। इस हिसाब से ये बी डी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 1/13 इंटू 2, यानी कि बी डी इज इक्वल आएगा आपका 2/13 वोल्ट। क्लियर? इट इज योर आंसर। तो आप इस टाइप से यूज करके क्वेश्चंस, मतलब इक्वेशंस को बना के, इक्वेशंस बनाने के बाद आप उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आप इक्वेशन बनाते जाएंगे, अगर आपने रोटेशन क्लियर लिया हुआ है तो जितनी भी इक्वेशंस बनेंगी उन इक्वेशन से आपके जो आंसर आएंगे वो एकदम करेक्ट आएंगे। क्लियर? तो इस टाइप से हम किरचॉफ्स लॉ को यूज कर सकते हैं, और किरचॉफ्स लॉ को यूज करके हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम व्हीटस्टोन प्रिंसिपल और व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के साथ। थैंक यू।